प्यारे बच्चों, आम दर्शकों, नमस्कार। कल की वीडियो में हमने भाषा की परिभाषा और उसके रूपों का ज्ञान लिया था। जैसे भाषा के 3 रूप हमने बताए थे, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। और उस भाषा को लिखने के जो चिन्ह बताए थे हमने, उनको लिपि कहते हैं। लिपि की परिभाषा भी हमने आपको बताई थी। अब उस भाषा को शुद्ध रूप से लिखने, बोलने और सुनने के लिए, पढ़ने के लिए हमें व्याकरण की आवश्यकता होती है। व्याकरण यानी नियमों का गुच्छ, कल भी हमने बताया था। अब उस भाषा को नियमों में बांधने के लिए या नियमों के अनुसार उसको पढ़ने, लिखने और जानने के लिए हमें उन व्याकरण का ज्ञान अति आवश्यक है। अब व्याकरण के भी हमारे 3 अंग हैं, यानी जो हम भाषा बोलते हैं वो उसके 3 अंग हैं। कौन से? पहले वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार और तीसरा वाक्य विचार। वर्ण विचार, पहला जो भाग है वो है वर्ण विचार। वर्ण यानी भाषा की हमारी सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। और वर्ण का अब पूरी तरह से जो वर्णों के हमने ऊपर विचार करना है, वर्ण क्या है, क्या उनका मतलब योगदान है और उनके पूरे के पूरे अस्तित्व का हम ज्ञान लेंगे। वो किस ध्वनि के लिए कौन सा वर्ण और उसका क्या स्थान, क्या नाम और क्या क्या उसके विधान है। वर्ण विचार। अभी मैंने बताया कि भाई वर्ण जो है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण यानी जो चिन्ह है हमारे किसी भी भाषा के लिपि रूप में, जैसे हिंदी जो मैंने बताई थी, हिंदी या संस्कृत देवनागरी लिपि है, जो चिन्ह बनाए गए हैं वही वर्ण है। और वर्णों की परिभाषा में अभी आपको बताऊंगा। अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, रि, री, ए, आई, ओ, औ, अंग, ए। फिर क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, य, र, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह, श, त्र और ज्ञ। ये हमारी पूरी वर्णमाला है। अब ये जो वर्ण है ये हम पहली कक्षा से ही बच्चों को सिखाते आए हैं। ये जितने भी वर्ण हैं ये पहली कक्षा में ही बच्चों को यानी इन चिन्हों की पहचान करवाई जाती है।
कि अपनी हिंदी या संस्कृत भाषा को लिखने के लिए। ध्वनि सहित, यानी जैसी ध्वनि हमारे मुख से निकलती है उसी ध्वनि के अनुसार उनका रूप दिया गया है। हाँ, कई बार उन ध्वनियों को या उन चिन्हों को पहचानने में कई बच्चे गलती कर देते हैं या उनको सही उच्चारण करने में भी गलती कर देते हैं। इसलिए हमें इनके उच्चारण का, इनके चिन्ह का पूरी तरह से पहचान होनी चाहिए। जैसे अगर ये चिन्ह है तो इसकी ध्वनि है अ, अगर ये चिन्ह है तो आ, ये है तो ई और ये है तो ई। तो इस प्रकार हमने सभी जितने भी वर्ण हैं यानी 52 के 52 वर्ण, उन 52 के 52 वर्णों का सही उच्चारण हमें सही उच्चारण करना अति आवश्यक है। अगर हम उनका उच्चारण सही नहीं करेंगे तो हमारे शब्दों का और हमारे वाक्यों का या हमारे जो मन के विचार हैं उनका अर्थ बदल सकता है। तो आज हम पहले ये जो वर्ण है, ये 52 वर्ण मैंने बताए थे कि भाई संस्कृत में 52 वर्ण है, 52 ध्वनियाँ हैं। 52 के 52 ध्वनियों को हमने चिन्हों का रूप दिया गया है भाषा को लिखने के लिए। अब इनकी पूरे के पूरे जो 52 वर्ण हैं इनके ऊपर हमने विचार करना है। सबसे पहले इनके बारे में ही जानना है कि भाई ये क्या है, कैसे हैं, कैसे ये बोले जाते हैं, कौन सा इनका स्थान है, कहाँ से ये उत्पन्न होते हैं और इनके आगे क्या क्या काम है। तो पहले तो मैं वर्ण की परिभाषा ही बताऊंगा आपको। वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके आगे हम कोई टुकड़े ना कर सके या आगे ना तोड़ सके, उसको हम वर्ण कहते हैं। जैसे किसी भी चीज़ को हम तोड़ते चले जाएंगे, उसकी एक ऐसी स्थिति आएगी कि भी उसको आगे तोड़ना असंभव हो जाता है, यानी बिल्कुल आगे वो टूट ही नहीं पाती। इसी प्रकार जैसे मैं एक उदाहरण के अनुसार, एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाऊंगा। जैसे मान लो हमारा एक वाक्य है या हमारा एक विचार है, वह घर जाता है, वह घर जाता है। ये एक संपूर्ण वाक्य है, यानी एक हमारी संपूर्ण विचार है जो पूरी तरह से हमारे विचार को व्यक्त करता है। तो यह कई ध्वनियों से मिलकर के बना है। ये जो हमारी ध्वनियाँ भी मैंने मतलब 52 तरह की ध्वनियाँ बताई थी, उन ध्वनियों में से ही ये इस प्रकार के शब्द और वाक्य बनाए गए हैं। तो जैसे अब इसके अगर हम टुकड़े करें, वह अलग हो जाएगा, घर अलग हो जाएगा, जाता अलग हो जाएगा और है अलग हो जाएगा। यानी इस पूरे विचार के यानी पूरे वाक्य के हमने 4 टुकड़े कर दिए। इसी प्रकार अगर हम अगले टुकड़े का भी टुकड़े करें, वह जमा है वह, तो इसके भी टुकड़े हो गए, एक वह और एक ह। इनके भी अगर आगे टुकड़े करें, जैसे वह जमा अ, है के भी इसी प्रकार टुकड़े हो जाएंगे, ह जमा अ। तो इसी प्रकार एक शब्द इन वर्णों से मिलकर बना हुआ है। लेकिन अब एक ये स्थिति ऐसी आ गई कि भाई ऐसी इतनी छोटी ध्वनि हो गई, ये यानी वह में से 4 ध्वनियाँ निकली। तो ये इतनी छोटी छोटी ध्वनियाँ हैं कि इनके आगे हम और आगे टुकड़े नहीं कर सकते या इनको आगे नहीं तोड़ सकते। हमारे पूरा वाक्य था, हमने पूरे वाक्य को तोड़ा, 4 टुकड़े हो गए। फिर शब्दों को हमने 4 शब्द थे, 4 शब्दों को हमने अलग किया, फिर एक शब्द को लिया, उसको तोड़ा, फिर उसके 2 टुकड़े यानी 4 टुकड़े हुए, 2 के आगे 4। लेकिन आगे अब ऐसी स्थिति आ गई कि अभी हम आगे बिल्कुल किसी भी प्रकार से हम तोड़ नहीं सकते। तो ये जो ऐसी स्थिति है या ये ऐसी छोटी ध्वनि है, ये छोटी ध्वनि ही वर्ण कहलाती है। और इस प्रकार की ध्वनियाँ जो ये छोटी छोटी ध्वनियाँ हैं, वो हमारी संस्कृत भाषा में 52 ध्वनियाँ हैं जो मैंने अभी आपको लिख के दिखाई थी। तो आप समझ गए होंगे भाई वर्ण क्या होता है। यानी वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि, जैसे एक छोटी सी ध्वनि ये है, फिर छोटी सी ध्वनि ये है, ये सारी छोटी छोटी ध्वनियाँ हैं।
ये ऐसी अवस्था में है कि भी इनके आगे हम किसी भी प्रकार से टुकड़े नहीं कर सकते या इन ध्वनि को बिल्कुल भी नहीं तोड़ सकते, यानी इतनी छोटी है तो इनको हम तोड़ नहीं सकते। तो इसी प्रकार हमारी ये जो 52 ध्वनियाँ हैं इनको वर्ण भी कहते हैं, यानी ध्वनियों को ही वर्ण कहते हैं। जो छोटी छोटी ध्वनियाँ हैं उनको ही हम वर्ण कहते हैं। अब ये 52 वर्ण हैं और ये 52 के 52 वर्ण एक जगह रखे हैं। जैसे अभी मैंने पीछे ये मतलब पहला वर्ण तो ये हो गए और नीचे भी जो लिखे थे मैंने, ये पूरे के पूरे 52 वर्ण हैं और ये एक ही जगह पे रखे हैं। एक जगह जैसे मतलब माला के अंदर फूलों का गुच्छ होता है, उसको फूल माला कहते हैं। इसी प्रकार ये वर्णों का गुच्छ है, वर्णों का समूह है, वर्णों का संगठन है, तो इसको हम वर्णमाला कहते हैं। जितने यानी एक जगह जो वर्ण रखे जाते हैं उनको हम वर्णमाला कहते हैं। तो इसका पूरी की पूरी मतलब जो वर्णों का समूह है इसको हम वर्णमाला भी कहते हैं। वर्णमाला यानी वर्णों के समूह को, जहाँ सारे के सारे वर्ण इकट्ठे बैठे हैं, उस वर्णों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। तो हमारी पहली परिभाषा वर्ण की, वर्ण क्या है? वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके हम आगे टुकड़े ना कर सकें उसको हम वर्ण कहते हैं। और जहाँ वर्ण सारे रखे हों, वर्णमाला की परिभाषा वो हुई भाई वर्णों के समूह को, यानी जो वो सारे के सारे वर्ण इकट्ठे जहाँ रखे हैं उस वर्णों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। तो अब ये हमारे वर्णमाला में, यानी अब ये पूरा का पूरा जो समूह है वर्णों का वो वर्णमाला है। तो इसको हम वर्णमाला के नाम से भी संबोधित करेंगे या वर्णों का समूह भी कह सकते हैं, वर्णमाला भी कह सकते हैं, बात एक ही है। तो हमारी वर्णमाला में 52 वर्ण हैं, 52 तरह के वर्ण, यानी 52 तरह की ध्वनियाँ हैं जिससे हमारी पूरी की पूरी भाषा लिखी जाती है, पढ़ी जाती है और बोली जाती है। तो वो उन 52 के 52 वर्णों के बारे में भी हम जानेंगे। वर्णमाला, वर्णमाला। अब हमारी वर्णमाला में अभी मैंने बताया कि भी 52 वर्ण हैं, 52 ध्वनियाँ हैं, उनमें भी तरह तरह के वर्ण हैं। जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको बताऊंगा कि भी मान लो एक गांव है, गांव में आदमियों का मतलब झुरमुट है या आदमियों का समूह है। उस आदमियों के समूह में, क्योंकि वो पूरे एक समाज में रहते हैं, एक गांव का रूप है, उस गांव का नाम भी रखा जाता है। कोई भी जैसे मतलब किसी भी प्रकार कोई भी गांव है, हर एक गांव के अपने नाम हैं। तो इसी प्रकार ये वर्णों का समूह, वो आदमियों का समूह था तो उसको गांव कह दिया, ये वर्णों का समूह है तो वर्णमाला कह दिया। अब जिस प्रकार आदमियों के समूह में या समाज में सारे तरह के आदमी एक जैसे नहीं होते, बोले तो जाते हैं आदमी, लेकिन उन आदमियों की आकृति, प्रकृति, रूप, रंग सब अलग अलग होता है। कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, कोई बूढ़ा होता है, कोई बच्चा होता है, कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है। तो इसी प्रकार ये हमारा जो जिस प्रकार आदमियों के समूह में हर प्रकार के आदमी हैं, इसी प्रकार इस वर्णमाला में भी यानी वर्णों के समूह में भी हमारे जो वर्ण हैं वो भी तरह तरह के हैं। अब उनकी प्रकृति के बारे में भी हमें जानना है। जैसे मतलब गांव में हर प्रकार का आदमी है, उसको उसकी पहचान अलग होती है। इसी प्रकार हमारी वर्णमाला में भी जितने तरह के वर्ण हैं उनकी अपनी अपनी व्यक्तिगत पहचान है। तो आज हम पहले आ ई उ री लृ ए आई ओ औ अंग ए। आज हम इन 15 वर्णों के बारे में ही जानेंगे। इसके अलावा जितने हमारे वर्ण बचे हैं अगले चैप्टर में करेंगे। तो ये जो हमारे 15 वर्ण हैं, इनमें से ये 13 वर्ण ये अलग कैटेगरी के हैं। जैसे अभी मैंने बताया कि अभी गांव में हर प्रकार के आदमी होते हैं, छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, और ईमानदार भी होते हैं, बेईमान भी होते हैं, एक दूसरे की मदद करने वाले भी होते हैं और दूसरे की छीना झपटी करने वाले भी होते हैं।
तो इसी प्रकार इनमें भी उसी प्रकृति के अनुसार हमारे वर्ण हैं। अब इनकी प्रकृति क्या क्या है हम उनके बारे में जानेंगे। तो हमारे ये जो 13 वर्ण हैं, ये ऐसे वर्ण हैं जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, और स्वतंत्र रूप से तो बोले ही जाते हैं, लेकिन दूसरे अन्य वर्णों की बोलने में मदद भी करते हैं। यानी ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं और बोलने में दूसरे अन्य वर्णों की भी मदद करते हैं, ऐसे वर्णों को नाम दिया गया है इसमें स्वर। स्वर ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं और अन्य वर्णों की भी मदद करते हैं, ऐसे वर्णों को बोलते हैं हम स्वर। अब क्योंकि हमारे पूरा का पूरा वर्णों का गांव था, उसमें जिसमें मतलब और अन्य वर्ण भी हैं, उस पूरे के पूरे गांव में, वर्णों के गांव में, यानी पूरे वर्णों की माला में ये ऐसे 13 वर्ण हैं, अ से लेकर के औ तक। ये 13 वर्ण ऐसे हैं, यानी पूरे के पूरे गांव में, पूरे के पूरे वर्णमाला में, जो स्वयं बोले भी जाते हैं और दूसरों के बोलने में भी मदद करते हैं, दूसरों के उच्चारण में भी मदद करते हैं, इसलिए इनका नाम स्वर रखा गया। जैसे आपको भी पता होगा, गांव में मोहल्ले भी होते हैं, अलग अलग से मतलब बस्तियां वगैरह वगैरह होती हैं, तो उन हर प्रकार के उनमें लोग मतलब एक ही कैटेगरी के लोग रहते हैं। तो ये भी एक किस्म का स्वरों का मोहल्ला है, यानी उस वर्णों के गाँव में ये स्वरों का मोहल्ला है। ये स्वर क्यों कहे गए इनको, अब आपको मैंने बताया कि ये सारे के सारे स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, स्वतंत्र रूप से लिखे जाते हैं और स्वतंत्र रूप से ही पढ़े जाते हैं, और ये दूसरों की भी मदद करते हैं, जो अन्य दूसरे वर्ण हैं उनकी भी मदद करते हैं, तो इसलिए इनको स्वर कहा गया। यानी स्वर की परिभाषा क्या हो गई, ऐसे वर्ण या जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं और व्यंजन वर्णों की सहायता करते हैं, ऐसे वर्णों को हम स्वर कहते हैं। अब ये स्वर भी मान लो, ये स्वर तो हमें समझ आ गया, और ये सारे के सारे नहीं, ए आ ई उ री री ली ए आई ओ औ, ये सारे के सारे स्वर हैं, और ये ऐसे वर्ण हैं जो दूसरों की मदद करते हैं। कैसे, एक उदाहरण के रूप में आपको बताऊंगा अभी। मान लो ये क को ये सहायता देता है और ये बन जाता है क, यानी इसमें ए की आवाज मिल जाती है। इसी प्रकार क को आ की मदद मिलती है, वो बन जाता है का, यानी उसकी आवाज या ध्वनि उसमें मिल जाती है। इसी प्रकार क को ही ई जो स्वर है वो मदद देता है और बन जाता है की। यानी इस प्रकार ये सारे के सारे 13 के 13 जो स्वर हैं वो इन व्यंजन वर्णों को मदद देते हैं, और तभी वो मतलब एक सार्थक रूप लेते हैं, तभी वो मतलब अपना बोलने लायक माने जाते हैं या हो जाते हैं। तो इस प्रकार हमारे हरेक जो स्वर वर्ण हैं, यानी जो स्वर हैं, वो प्रत्येक व्यंजन वर्ण को मदद देते हैं। तो ये है हमारे स्वर। अब स्वरों में भी मान ले, जो स्वरों का मोहल्ला है उसमें भी कई तरह के स्वर हैं तो ये सारे के सारे स्वर, लेकिन इन स्वरों में भी कई तरह के स्वर हैं। अब उनको भी हम जानेंगे, पहले हम स्वरों के मामले में ही जानेंगे, फिर आगे हम व्यंजनों के बारे में समझेंगे। तो आज जो हमारे स्वर हैं, अ आ ई उ री री, अब आप देख रहे होंगे कि भाई अ और आ, इन दोनों की आकृति भी और उनकी ध्वनि भी लगभग मिलती जुलती है। इसी प्रकार ई, ये दोनों के दोनों स्वर भी आकृति में भी और ध्वनि में भी लगभग एक जैसे हैं। उसी प्रकार उ, ये दोनों के दोनों वर्ण भी, यानी दोनों के दोनों स्वर भी आकृति में भी और ध्वनि में भी दोनों का दोनों मेल खाते हैं। इसी प्रकार री, ये दोनों के दोनों वर्ण भी आपस में
आकृति के रूप में एक जैसे हैं और बोलने में भी एक जैसे हैं। तो और इसी प्रकार ए आई देख रहे हैं कि भाई ए आई और ओ औ ये दोनों के दोनों और ये दोनों के दोनों आकृति में भी और लगभग ध्वनियों में भी एक जैसी यानी एक रूपता सी है। तो आज हम इतना ही सीखेंगे कि भाई सिर्फ स्वरों के बारे में। आज हम स्वरों के बारे में सीखेंगे। तो इसमें जो है अभी मैंने बताया कि भी आ की और आ की आकृति एक जैसी है पूरा चलन और इनकी ध्वनियां भी आपस में थोड़ी सी मिलती हैं। तो अ, आ, ई, उ, री, री। इनमें अ, ई, उ, री ये चार जो हैं ये मूल स्वर हैं। क्या है ये? मूल स्वर। यानी जब भी इंसान पैदा हुआ या जब भी इंसान ने बोलना सीखा तब ये मूल ध्वनियां यानी अ, ई, उ, री ये मूल ध्वनियां ही उसके मुख से उच्चरित हुई थी या निकली थी, इसलिए इनको मूल ध्वनि कहा जाता है। यानी ये चार ध्वनियां ही मुख्य रूप से निकली थी। उसके बाद उसमें विस्तार भी हुआ। ए के बाद आ भी उसकी मतलब ध्वनि में शामिल हुआ, ई में ई ध्वनि शामिल हो गया और उ का में उ की ध्वनि शामिल हो गई और री में री की ध्वनि शामिल हो गई। उनके दीर्घ रूप बनाए गए। इनको बोलते हैं इनके दीर्घ रूप। यानी ये चार तो हैं अ, ई, उ, री ये चार हैं मूल स्वर। ये मूल जो स्वर हैं इन्हीं के आगे दीर्घ रूप है जो दूसरे इसी प्रकार से इन्हीं की आकृति में जो दिखाई दे रहे हैं वो है इनके दीर्घ रूप। और जो आगे चार वर्ण ऐसे हैं जो स्वर ए आई ओ औ ये है मिश्रित स्वर। यानी वो चार तो ये हो गए इनके दीर्घ रूप और ये चार हो गए मिश्रित स्वर। मिश्रित स्वर क्यों कहा इनको? क्योंकि ये एक ही स्वर दो स्वरों के मेल से बना हुआ है, इसलिए इसको हम मिश्रित स्वर कहते हैं। ये भी दो स्वरों के मेल से बना हुआ है, इसलिए ये भी मिश्रित स्वर है। ये भी ओ यानी ओ भी दो स्वरों के मेल से बना हुआ है, आगे हम बताएंगे। तो ये भी मिश्रित स्वर है। और औ ये भी दो स्वरों के मेल से ही बना हुआ है, इसलिए इसको भी मिश्रित स्वर कहा जाता है। तो ये चार हमारे मिश्रित स्वर हैं और चार ही हमारे मूल स्वर हैं और चार ही हमारे उनके मूल स्वरों के दीर्घ रूप हैं। हालांकि ये ए आई ओ औ ये भी दीर्घ रूप की कैटेगरी में ही आते हैं। और एक है लृ, लृ स्वर है। ये जो लृ स्वर है ये अभी आपने देखा होगा कि भाई हम सिर्फ इनके बारे में बात कर रहे हैं, इसके बारे में हमने कोई बात ही नहीं की। ये स्वर ऐसा है जो हमारी वैदिक संस्कृत जो हमारी सबसे मतलब पुरानी जब से सृष्टि शुरू हुई उससे उसी के समय की जो हमारी भाषा थी वैदिक संस्कृत, उस वैदिक संस्कृत में ही इस लृ का प्रयोग किया जाता था। उसके बाद हमारी भाषा बदलती चली गई। वैदिक के बाद लौकिक संस्कृत आई, पाली प्राकृत आई, प्राकृत के बाद अब भ्रंश भी हुआ। हिंदी पंजाबी कन्नड़ मलयालम वगैरह जितनी भी अब भ्रंश के बाद भाषाएं बनी उनमें इस लृ का लौकिक संस्कृत में इस लृ का जो है वो उपयोग खत्म हो गया था, लगभग लुप्त हो गया था। तो अब क्योंकि हमारी किसी भी भाषा में चाहे वो संस्कृत है चाहे वो मतलब हिंदी है, क्योंकि देवनागरी लिपि में दो ही भाषा लिखी जाती हैं, तो उन दोनों की दोनों भाषाओं में इस लृ जो वर्ण का उपयोग कहीं भी दिखाई नहीं देता। इसलिए हम इसके बारे में कोई विचार नहीं करेंगे, इसके बारे में कोई समय अपना ज़्यादा खराब नहीं करेंगे। हम इन स्वरों के बारे में ही आगे मतलब अपना ज्ञान बढ़ाएंगे। तो अभी मैंने बताया कि इनमें चार मूल स्वर हैं और चार ही उनके दीर्घ रूप हैं और चार ही ऐसे हैं जो उनके मिश्रित रूप हैं। ये तो इनकी हो गई मूल प्रकृति, ये कैसे बने किस हिसाब से और कैसी ये ध्वनियाँ हैं। और अब
इनके जो मतलब उच्चारण समय है, उच्चारण की मात्रा है, उस मात्रा के अनुरूप भी इनके 3 प्रकार हैं। उच्चारण की मात्रा के अनुरूप भी इन स्वरों के 3 प्रकार हैं। यानी 3 प्रकार के हमारे जो ये 12 वर्ण हैं या 12 जो स्वर हैं, एक लड़ी हमने निकाल दिया, तो ये जो 12 स्वर हैं, ये 12 के 12 उच्चारण की मात्रा के अनुसार भी 3 प्रकार के हैं। वो कौन से देखो, पहला है ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर। दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है प्लुत स्वर। यानी हमारे जो ये 12 स्वर हैं, इन 12 स्वरों में 3 प्रकार के, यानी उच्चारण की मात्रा के अनुसार भाई हमें उनको कितनी देर तक उच्चारित करना है, कितनी देर तक हमने वो ध्वनि निकालनी है कि वो उसका असली स्वरूप हो। तो वो उस स्वरूप के अनुसार भी, उस उच्चारण के मतलब समय के अनुसार भी हमारे ये जो स्वर हैं वो 3 प्रकार के हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर अब कौन से हैं, इसकी क्या परिभाषा है, या ह्रस्व स्वर कौन से हमारे 12 वर्णों में से या 12 स्वरों में से ह्रस्व स्वर कौन से हैं, वो अभी हमें पता लग जाएगा। ह्रस्व स्वर की परिभाषा है यानी जिन स्वरों के बोलने में या जिन स्वरों के उच्चारण में सिर्फ 1 मात्रा का समय लगे, 1 मात्रा यानी 1 सेकंड, तो ऐसे स्वरों को हम ह्रस्व स्वर बोलते हैं। और ऐसे स्वर हमारे सिर्फ 4 हैं, वही जो हमारे मूल स्वर हैं। कौन से अ, इ, उ, री, ये 4 स्वर जो हमारे हैं ये ह्रस्व स्वर हैं। यानी इनके बोलने में, इनके उच्चारण में सिर्फ 1 मात्रा का यानी 1 सेकंड का ही समय लगता है। अगर कोई इनको मतलब एक सेकंड से यानी 1 मात्रा से जो ज़्यादा समय तक बोलता है या ज़्यादा इनको लंबा खींचता है, तो वो समझ लो वो स्वर या उसका जो उच्चारण है या उसकी जो मूल प्रकृति है उससे वो भटक गया है, यानी वो विकृत हो गया है, यानी उसका मूल जो स्थान है वो बदल गया है, इसलिए वो ह्रस्व नहीं रहेगा या वो अपनी प्रकृति के अनुरूप उसका उच्चारण नहीं किया जा रहा है। तो हमें जरूरी है ये, इसमें इसीलिए इसका ज्ञान दिया गया है कि भाई जो वर्ण विचार यानी व्याकरण ज्ञान यही हमें सिखाता है। अगर हम इनका उसके प्रकृति के अनुरूप उसका उच्चारण करेंगे तभी हम उसका सही अर्थ ले पाएंगे, तभी उसका हम सही मतलब उसके मायनों में उसको हम प्रयोग कर पाएंगे। तो जितने भी अभी मैंने बताए ह्रस्व स्वर जिनके बोलने में 1 मात्रा का समय लगे, यानी जिन स्वरों के बोलने में 1 मात्रा का समय लगे, उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। और हमने उस नियम के अनुसार ही इनका उच्चारण करना है। अगर हम उसको नियम को तोड़ करके इनका उच्चारण करेंगे या इनको आगे पीछे या लंबा करके बोलेंगे या छोटा करके बोलेंगे, तो इनका वो मतलब जो अस्तित्व है या जो जिस रूप में इनको बनाया गया है या जिस ध्वनि के लिए इनका प्रयोग किया जाता है वो सारा का सारा खत्म हो जाएगा, यानी वो पथभ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए हमने जो नियम के अनुसार, व्याकरण के नियम के अनुसार इनका उच्चारण 1 मात्रा तक ही बताया गया है। तो हमें इनको 1 मात्रा यानी 1 सेकंड तक ही बोलना है। जब हम इनको 1 सेकंड तक बोलेंगे तभी हम इनका पूरा अर्थ ले पाएंगे। अ, इ, उ, री। तो ये 4 जो स्वर हैं ये ह्रस्व स्वर हैं। इसी प्रकार दीर्घ स्वर कौन से होते हैं, जिन स्वरों के बोलने में इन ह्रस्व स्वरों से दुगना यानी 2 गुना समय लगता है, उनको हम कहते हैं दीर्घ स्वर। 2 गुना कह लो या 2 मात्राओं का समय लगता है। जिन स्वरों के बोलने में 2 मात्राओं का समय लगता है उनको हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे अब इन जो मूल स्वर थे हमारे यानी जो ह्रस्व स्वर थे, उनके जो दीर्घ रूप हैं वही हमारे दीर्घ स्वर हैं। जैसे आ, ई, उ, री। यानी कि इन वर्णों को यानी इन स्वरों को हमने 2 मात्राओं तक बोलना है। जो मैंने अब ह्रस्व स्वर के मामले में भी बात बताई थी
कि भी जो उनकी निश्चित अवधि या निश्चित जो समय निश्चित किया गया है, उसी प्रकार इनका भी समय निश्चित है, इनके उच्चारण का भी समय निश्चित है। ये हमने 2 मात्राओं तक ही बोलना है। अगर हम इनको 1 मात्रा या 2 से ज़्यादा मात्राओं के रूप में बोलेंगे तो इनका जो स्वरूप है वो बिगड़ जाएगा। तो आ यानी हम अपने दिमाग में भी 2 सेकंड का समय लेकर के इनका उच्चारण कर सकते हैं, जैसे आ, ई, ऊ, री, और इनमें 1 मात्रा का अ, ई, ऊ, री, यानी इनमें हमने 1 मात्रा का यानी 1 सेकंड का समय लेना, और इनके बोलने में हमें 2 मात्राओं का समय लेना है। तो अब हमारे, और ये भी आगे ए, आई, ओ, औ, ये भी हमारे दीर्घ स्वर हैं। ए, आई, ओ, औ, ये हमारे दीर्घ स्वर हैं, यानी ये हो गए हमारे 4 और 4 8, क्योंकि इनमें भी 2 मात्राओं का समय लगता है। अभी मैंने बताया था ये मिश्रित स्वर भी है। मिश्रित स्वर क्यों है? जैसे अ और जमा ए, अ, ए, इन 2 से मिलकर के ये बना है। तो अब समझ लो 1 मात्रा ये, 1 मात्रा ये, तो 2 मात्रा हो गई। तो इनका भी वर्ण उच्चारण जो है वो 2 मात्राओं तक किया जाता है। तो इस प्रकार ये भी सारे के सारे मिश्रित स्वर हैं, और मिश्रित स्वरों के कारण इनमें 2 मात्राओं का समय लगता है। तो ये भी दीर्घ स्वर हो गए। तो आ, ई, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ, ये हमारे जो 8 वर्ण हैं या 8 स्वर हैं, ये हमारे दीर्घ स्वर हैं। तो बच्चों आपको पता लग गया होगा ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। अब हमारे बच्चे तीसरा जो भाग है, तीसरा जो प्रकार है वो है प्लुत स्वर। अब प्लुत स्वर आप देखेंगे कि भाई इनमें से जो हमारे 12 स्वर थे, उनमें से 4 तो स्वर जो है वो ह्रस्व हैं, और 8 जो स्वर हैं वो दीर्घ हैं। तो इनमें से स्वर तो कोई बचा ही नहीं। तो प्लुत कौन से होंगे? तो वो स्वर कौन से हैं जो प्लुत हैं? तो उसकी मैं तुम्हें आपको बता देता हूँ। प्लुत स्वर, पहले तो उसकी परिभाषा के बारे में ही जानेंगे। प्लुत स्वर क्या होते हैं? यानी जिन स्वरों के बोलने में 3 या 3 से ज़्यादा मात्राओं का समय लगता है। जिन स्वरों के बोलने में 3 या 3 से ज़्यादा मात्राओं का समय लगता है, उनको हम प्लुत स्वर कहते हैं। अब क्योंकि अब हमारी वर्णमाला में जितने भी 12 के 12 स्वर हैं वो दीर्घ या ह्रस्व ही हैं, तो प्लुत कैसे होंगे? प्लुत भी हम ये या तो सारे के सारे ह्रस्व या दीर्घ हैं, और इनको हम सभी को प्लुत भी बना सकते हैं। कैसे? जब हम इन्हीं यानी चाहे ह्रस्व स्वर हो चाहे दीर्घ स्वर हो, जब हम इन स्वरों को उनके समय निश्चित समय से आगे यानी 3 मात्रा या 3 से ज़्यादा तक हम उसको लंबा ध्वनि उसकी खींचेंगे तो वो जाकर के प्लुत हो जाएगा। जैसे अब ये ह्रस्व स्वर है, इसके बोलने में 1 मात्रा का समय लगता है और ये ह्रस्व स्वर है। लेकिन अगर हम इसको 3 या 3 से ज़्यादा मात्राओं तक बोलेंगे या 3 सेकंड तक या 3 से ज़्यादा सेकंड तक इसका उच्चारण करेंगे तो ये प्लुत हो जाएगा। जैसे यानी हमने इसकी जो मूल यानी जो निश्चित समय था उसको हमने 3 गुना बढ़ा दिया और ये हो गया प्लुत। इसी प्रकार यानी जितने के जितने हमारे स्वर हैं, अगर हम इनको 3 या 3 से ज़्यादा मात्राओं तक हम इनको उच्चारण करेंगे बोलेंगे तो ये सारे के सारे प्लुत स्वर हो जाएंगे। तो अभी आपको समझ आ गया होगा, यानी ये अपनी प्रकृति के अनुसार ह्रस्व दीर्घ तो है ही हैं। उसके बाद अगर हम इनको 3 या 3 से ज़्यादा मात्राओं तक खींचेंगे या उनको बोलेंगे तो ये प्लुत हो जाएंगे सारे के सारे। अब इनका प्रयोग आपने कई बार देखा भी होगा, इनका तो प्रयोग हम देखते ही हैं अपने मतलब भाषा में। इसी प्रकार जो प्लुत स्वरों का भी हम प्रयोग कई बार हमारी भाषा में बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन बोलने में वो जरूर आते हैं। कैसे?
जैसे मान लो हम किसी को पुकार रहे हैं, किसी का संबोधन कर रहे हैं, हे कृष्ण, तो कृष्ण न में जो मतलब आ है वो इतना लंबा खिंच गया कि वो अपने निश्चित समय से जो उसकी निश्चित अवधि थी बोलने की, उससे आगे काफ़ी आगे, यानी 3 या 3 से ज़्यादा मात्राओं तक खींचा गया। तो वो ण में जो आ था, वो जो स्वर है वो अब ह्रस्व स्वर न रह करके वो प्लुत स्वर हो गया। इसी प्रकार किसी भी कोई भी, जैसे आपने एक शब्द देखा होगा ओम, इस ओम को हम ऐसे सीधा भी लिख सकते हैं ओम। ये ऐसा क्यों लिखा है, ऐसा आपने कई बार लिखा हुआ देखा होगा। इसमें ओ और इसका मतलब है 3 और फिर मैं, यानी ओ को 3 मात्राओं तक बोलना, यानी 3 सेकंड तक बोलना, फिर उसके बाद मैं बोलना। ये यहाँ जो है ये ओ है, जब इसको हम 3 मात्राओं तक बोलेंगे तो यहाँ ये दीर्घ स्वर नहीं रहेगा, ये प्लुत स्वर हो जाता है। जैसे ओ, और इसको हम 3 मात्राओं तक बोलेंगे ओम, तो ये इसका सही उच्चारण है, इसलिए ये बीच में 3 लिखा जाता है। इस 3 का मतलब है कि हम ओ को 3 सेकंड तक यानी 3 मात्राओं तक बोलें, उसका उच्चारण करें, फिर उसके बाद मैं बोलें, तब उसका सही उच्चारण आएगा। वरना ओम बोलने के लिए तो ये ऊपर वाला ही यानी ओम, ये हम सीधा भी लिख सकते हैं, बीच में 3 लिखने की आवश्यकता नहीं होती। तो ये 3 की आवश्यकता इसलिए होती है जब हम भगवान का मतलब परमात्मा का ध्यान करते हैं, उससे पूर्व हमें ओम जो ये ध्वनि है, ये ऐसी ध्वनि है जो हमें परमात्मा की ओर आकर्षित करती है। तो इसको बोलने के लिए हमें ओ को 3 बार बोलना है, यानी 3 मात्राओं तक, और फिर मैं बोलना है, तब जाकर के ये इसकी निश्चित ध्वनि या इसकी जो निश्चित अर्थ है वो हमें प्राप्त होगा, जैसे ओम। तो आज बच्चों हमने स्वर यानी हमारी वर्णमाला के जो पहले 12 वर्ण हैं उनके बारे में जानकारी ली। क्या क्या, पहले तो ये सारे वर्ण हैं, यानी वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना किए जा सके उनको वर्ण कहते हैं, और जहाँ ये सारे के सारे वर्ण रखे गए हैं उसको वर्णमाला कहते हैं, यानी वर्णों के समूह को वर्णमाला। फिर उस वर्णमाला में भी जो हमारे पहले 12 वर्ण हैं वो स्वर हैं। ये स्वर क्यों हैं? ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं और व्यंजन वर्णों की मदद करते हैं, ऐसे वर्णों को हम स्वर कहते हैं। अब स्वर भी 3 प्रकार के मैंने बताए, प्रकृति के अनुरूप भी और उच्चारण के अनुरूप भी। प्रकृति के अनुरूप यानी मूल स्वर, उनके दीर्घ रूप और मिश्रित स्वर, और उच्चारण के अनुरूप 3 प्रकार के हैं, वो भी ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। यानी ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के बोलने में 1 मात्रा का समय लगता है उनको ह्रस्व स्वर कहते हैं, वो 4 हैं। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के बोलने में 2 मात्राओं का समय लगता है उनको दीर्घ स्वर कहते हैं, वो हमारे 8 स्वर हैं। और प्लुत स्वर यानी जिन स्वरों के बोलने में हमें 3 या 3 से ज़्यादा मात्राओं का समय लगता है उनको बोलते हैं हम प्लुत स्वर। और वो सारे के सारे चाहे ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, जब हम उनको 3 मात्राओं तक बोलेंगे तो वो सारे के सारे स्वर प्लुत हो जाएंगे। तो आज के लिए बच्चों आज इतना ही। अब आगे हमारे जो 2 वर्ण बचे अंग अ, और आगे हमारे व्यंजन वर्ण हैं, उनके बारे में भी आज अगली वीडियो में ज्ञान लेंगे। आज सिर्फ इतना ही करेंगे, और जो मैंने परिभाषाएं बताई हैं वो परिभाषाओं को हम बार बार अपने मन में दोहराएंगे, मन मन में उसको ग्रहण करेंगे, ताकि अगली वीडियो तक हमारे दिमाग में ये सारी की सारी परिभाषाएं तरोताज़ा हों और हमारा अगला काम इनके आधार पर ही चलेगा। तो अगर हमारा आधार ही पक्का होगा तभी हमारा अगला काम सुचारू रूप से चल पाएगा। तो आज आपने यही मतलब इनकी परिभाषाओं को अपने दिमाग में बार बार दोहराना है, बार बार इनको सोचना है, इनके ऊपर विचार करना है। अगर किसी प्रकार का प्रश्न हो तो आप अगली वीडियो में या फ़ोन के माध्यम से मेरे से कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।